चलिए सभी लोग फटाफट कनेक्ट हो जाइए, देन फिर शुरू करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जेपीएससी जेट की। अगर तैयारी कर रहे हो और झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखे हो तो ये पर्टिकुलर क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको पता है कि मॉर्निंग में 7:45 AM में मैं आपके साथ में कनेक्ट होता हूं, सो डोंट बी मिस आउट, कनेक्ट होना बिल्कुल ना भूले। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने आपको बार बार आपको रिपीट किया है, एक बार नहीं हर एक सेशंस में ऑलमोस्ट मैंने कहा था कि मार्च के एंड में आपके एग्जाम्स होने की पूरी संभावना है। और जेपीएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया है और भैया साफ साफ उन्होंने बताया है कि 29 मार्च आपका जेट का एग्जाम होना है। मतलब मोटा मोटी आपके पास सिर्फ 3 महीना है, जनवरी फरवरी मार्च। तो 3 महीने में जम के प्रिपेयर कर लो। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, यही मौका है। बाद में फिर बोलोगे आप लोग कि सर झारखंड सरकार में कुछ होता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। अपॉर्चुनिटी आई है, दस्तक दे रही है, अब आपका काम है उसको ग्रैब करना। नहीं करोगे तो करने वाले तो बैठे हुए हैं, वो ग्रैब करके ले ही जाएंगे। आप नहीं तो कोई और सही। ये आपको देखना है कि आप लेते हो या आप किसी और को पास आउट करते हो। सो डोंट वरी, अच्छे से स्टडी करो, प्रॉपरली मेहनत करो, डेडिकेशन के साथ पढ़ो। सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाली है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशंस को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिमांड एनालिसिस। ये हम लोग का 19th सेशन होने वाला। ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले 18 ले लिए हैं। नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कर लेना है, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को राधे राधे। और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली डाउनलोड कर लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जेपीएससी जेट की जो स्पेशल कॉमर्स वाली बैच चल रही थी, जिसकी आपको पता है कि नॉर्मल फीस 7000 है, बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें हमने 2 वैलिडिटी कर दी है। अभी आपको क्या मिल रहा है ना, 2500 का रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। 2500 रुपए का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। तो 7000 में अगर आप लेते हो तो ये आपको डिस्काउंट करके लगता है 4500, जिसमें आपको मिलेगी 12 महीने की वैलिडिटी। और अगर आप चाहे तो भी 6000 का भी एक ऑप्शन आ गया है। अगर आप उससे इनरोल करते हो उसमें भी 2500 का डिस्काउंट मिलेगा और उससे आपको ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 3500 में आ जाएगा। लेकिन इस 3500 में आपको सिर्फ 4 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी। तो ये चीज ध्यान रखना कि आप ज्वाइन करने से पहले आपको वैलिडिटी क्या चाहिए, ठीक है ना। बिहार के बच्चे हैं तो बिहार में बेट भी आने वाली है, बहुत काम की है, ठीक है। तो ना केवल जेट बल्कि बेट भी ये काम देगा। सो डोंट वरी, अगर अच्छे से स्टडी करनी है आने वाले टाइम में, दिसंबर में अगेन फिर से दिसंबर में, जून में, दिसंबर में आपको यूजीसी नेट भी देना है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 12 महीने वाला ज्वाइन करो। अदरवाइज स्पेशली जेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आप 4 मंथ में आ सकते हो, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीजें। तो आप बोल सकते हो कि 1000 रुपए और डिस्काउंट आपके लिए यहां पर हो चुका है। तो नहीं ज्वाइन किया तो डेफिनेटली जाकर के स्टार्ट कर लो अपनी क्लासेस, ठीक है। और 3 महीने जम के प्रिपरेशन करो भाई, सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं सेशंस को बिना किंतु परंतु किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट, यानी कि क्या बोल रहा है, द लॉ ऑफ डिमांड जो है स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। सबसे पहले ये समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड होता क्या चाहिए। देखो, लॉ ऑफ डिमांड का एक नियम है, ये कहता है कि किसी भी गुड्स की प्राइस अगर बढ़ती है तो जो उसकी डिमांड होती है क्वांटिटी की वो घट जाएगी। और अगर किसी गुड्स की प्राइस अगर घटती है तो उसी की क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब ये कि अगर किसी गुड्स की प्राइस पहले 100 रुपए थी और कुल मिलाकर के लगभग मान लो 500 क्वांटिटी बिकता था, मान लो 500 क्वांटिटी बिकता था, तो अगर इसकी प्राइस 100 के जगह पर 80 कर दिया जाए तो ये साफ साफ है कि भैया जो अब क्वांटिटी ऑफ डिमांड होगा वो 500 से ज्यादा, मान के चलते हैं कि 600 हो सकता है डिमांड हो जाए। लेकिन वहीं 100 के जगह पर अगर 110 रुपया दाम इसका कर दिया जाए तो ये पॉसिबिलिटीज है कि जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो घट करके हो सकता है 450 हो जाए या उससे भी कम हो जाए। तो ये जो मेजरमेंट है, ये जो मेजरमेंट हमने किया कि प्राइस के बढ़ने और घटने पर, ध्यान सुनो क्या मैंने कहा, प्राइस के बढ़ने और घटने पर जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड में बदलाव होता है, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। तो यहां पर ये है कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, यहां पर कुछ चीजें कांस्टेंट। अब कोई भी नियम कानून पढ़ेंगे ना तो उसमें कुछ क्या बोलते हैं, ये होता है एजम्पशंस होता है, सेम वही चीज है यहां पर। तो डिमांड एंड प्राइस ओवर टुगेदर, मूव टुगेदर, ये बात पहला चीज मैंने कहा कि दोनों साथ में चलता है। जो हम लोग प्राइस देखेंगे और जो डिमांड देखेंगे वो साथ में चलता है, बिल्कुल सही बात है। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड मूव इनवर्सली। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो मांग है और जो मांग की मात्रा है, ठीक है ना, वो विपरीत दिशा में चलते हैं। यहां पर बोल रहा है कि मूव टुगेदर, वो एक साथ चलते हैं, लेकिन किधर चलते हैं ये नहीं बोला है, ठीक है ना। लेकिन इसमें बोला है साफ साफ कि वो इनवर्स चलते हैं। इनवर्स मतलब उल्टा। देखो मैंने लिखा हुआ प्राइस ऊपर क्वांटिटी नीचे, यानी कि ये इनवर्स चलते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है हमारा, ये बिल्कुल सही कहा है। डिमांड डिपेंड्स ओनली इन ऑन इनकम,
हमने प्राइस की बात की है, इनकम की तो बात ही नहीं की है। डिमांड ऑलवेज इलास्टिक, ये बोला जा रहा है ऑलवेज इलास्टिक होता है, नहीं नहीं होता है, ये चेंजेस होता है हमेशा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यहां पर जो गुड्स दिए हुए, इंफीरियर गुड्स है, गिवन गुड्स है, नेसेसरी गुड्स है और सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इनमें से लॉ ऑफ डिमांड कौन सा एक्सेप्शन होगा? अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड जैसे मैंने क्या कहा, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी, या प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, ये हम लोग देखने को मिलेगा, ये लॉ ऑफ डिमांड। इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। गिवन गुड्स को हम पूरा का पूरा जितना गिवन गुड्स है उसको इंफीरियर बोल सकते हैं, लेकिन सारे के सारे इंफीरियर को गिवन नहीं बोल सकते। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक तरह से बोल सकते हैं लो क्वालिटी वाली गुड्स है। ये दोनों वैसी गुड्स हैं जो एक तरह से आप बोल सकते हैं जो लो क्वालिटी, ठीक है, लो क्वालिटी वाली गुड्स है। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, चीजों को समझते हैं। नेसेसरी गुड्स में वो गुड्स आते हैं जो कि हमारे लिए नेसेसिटी को दिखलाता है, ठीक है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए टमाटर एक ऐसा चीज है जो हमारे लिए नेसेसिटी है। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि धनिया पत्ता का जो रेट है वो काफी ज्यादा हो गया था, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स उस समय आप कम क्वांटिटी यूज करते थे, वो भी नेसेसिटी है। जो टमाटर्स वगैरह है वो भी आपके लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, नेसेसिटी में आती है। तो उसकी प्राइस जब ज्यादा हो जाती है हम थोड़ा सा खरीदते हैं, जब सस्ता होता है हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो ये तो दिखा रहा है साफ साफ कि ये लॉ ऑफ डिमांड वाली चीजें हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वैसी चीजें हैं कि एक गुड्स के प्राइस अगर चेंज होता है तो दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो यहां पर भी हमें लॉ ऑफ डिमांड वाला चीजें देखने को मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्राइस अगर एक का बढ़ेगा तो लोग दूसरे में शिफ्ट होंगे, दूसरे में शिफ्ट होंगे तो ऑटोमेटिक उस की जो डिमांड है वो घट जाने वाली है। तो यहां पर तो क्लियरिटी है। अब आता है गिवन और इंफीरियर। अब ऐसे में क्या चूज करें? अगर दोनों अवेलेबल हो तो आपको इंफीरियर नहीं चूज करना है, क्योंकि अगर ये हमारा गिवन गुड्स है तो ये ध्यान से देख लो कि ये हमारा इंफीरियर गुड्स है। गिवन गुड्स वो गुड्स है जो सबसे लो क्वालिटी का है, और ये डिपेंडिंग अपॉन इनकम, ये इनकम से सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। जिसकी इनकम कम होती है वो लोग गिवन गुड्स को प्रेफर करते हैं। क्या रखना, जिनकी इनकम कम होती है ना वो गिवन गुड्स को प्रेफर करते हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान। और ये लोग वैसे होते हैं जो अपनी इनकम का लगभग 80 to 90% अपना सिर्फ रोजमर्रा चीजों में खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि जितने भी लेबर मजदूर हो गए वो चीजें, तो वो रोटी जुटाने में, रोटी कपड़ा जुटाने में, इन सब चीजों में ही खत्म हो जाता है। तो गिवन गुड्स एक ऐसी गुड्स है जहां पर अगर गलती से प्राइस बढ़ती है ना तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश कर लेते हैं, ताकि भैया खरीद लो, कल को और बढ़ जाएगी तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि गिवन गुड्स एक ऐसा गुड्स है जिसका सब्स्टिट्यूट कम है, इसके सब्स्टिट्यूट्स कम है। दैट्स वाई गिवन गुड्स की जब प्राइस बढ़ती है तो लोग यहां पर उसको और ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं कि भाई कल को बढ़ गया तो हमारा इनकम तो उतना ही है, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जब प्राइस घटती है तो भैया यहाँ पर लोग जितनी कंज्यूम करते थे उतनी, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ज्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सस्ता है, उससे सस्ता और क्या होगा, है ना। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी फॉल फ्रॉम 20 टू 16। किसी कॉमोडिटी का जो प्राइस है वो 20 रुपए से घट के 16 रुपया हो गया है, और जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड थी वो 100 यूनिट से घट करके 40 यूनिट पर आ गई है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें निकालना है। चलिए जल्दी से बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा फिर ऐसे में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चलो फटाफट बताओ क्या हो सकता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए फटाफट, फॉर्मूला पता है सबको, क्वांटिटी बटे में प्राइस। सिंपल सा है, फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी बटे में प्राइस। अच्छा क्वांटिटी का मतलब क्या, सेम नहीं, थोड़ा समझना है यहां पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है ये होता है डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी और डेल्टा चेंज इन प्राइस। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा? डेल्टा का मतलब हो गया प्रतिशत। तो आपको पहले प्रतिशत निकालना है। 20 में से 16 हुआ है, ध्यान से देखो। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस क्या हुआ है सर, पहले 20 था जो कि अब 16 हो गया। तो कितना प्रतिशत का बदलाव हुआ, 4 रुपए का बदलाव हुआ है। गुने में 100 करेंगे और बटे में ये जो 20 है ना वो नीचे आ जाएगा, जिससे को निकालना है जो बेस है आपका, आपको उससे हमेशा निकालना है। इसको काट लीजिए सिंपली, ये कट जाएगा, 2 से ये काटिए, 2 दूनी 4, ये कितना आएगा सर, 20% का प्राइस में बदलाव हुआ है। चलिए अब क्वांटिटी में आ जाते हैं सर। क्वांटिटी पहले कितनी थी सर,
पहले थी सर 100 क्वांटिटी, अब बढ़ करके हो गई है सर 140 क्वांटिटी। डिफरेंस कितना आया सर? 40 का डिफरेंट है। गुना करेंगे कितना आएगा? 100 से, और बटे में क्या जो बेस है वो लेके चलेंगे। कितना कट छट के आ जाएगा सर हमारे पास? 40, 4 आ जाएगा हमारे पास। अब सिंपली इसको यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दीजिए। क्वांटिटी कितना आ गया है? 4, और प्राइस चेंजेस कितना है? 20। आप सिंपली इसको काट छट कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाने वाला है। यानी कि हमारा 4 बटे में 20 अगर हम निकालेंगे तो 0.2 आएगा। 0. अच्छा, यहाँ पे 0.2 होना चाहिए था, चलो खैर कोई नहीं है, 0.2। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सिंपली ये परसेंटेज चेंज की बात करता है, क्वांटिटी चेंज की बात नहीं करता है। जो परसेंटेज चेंज होता है ये सिंपली उसको देखता है और उसके हिसाब से ये चीजों को मेजरमेंट करता है। गॉट इट? चलो बहुत बढ़िया। ये एक बेसिक सा फॉर्म है जो आपको याद रखना है, क्योंकि आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे या एग्जाम्स होंगे सब में ये पूछा जाएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 5 तरह के मेजरमेंट होते हैं। अभी जो हमने देखा था ना, ईडी हमने निकाला था, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमने निकाला था, जिसमें हमने क्या फॉर्मूला की बात की थी? ऊपर में क्वांटिटी और नीचे डेल्टा इन प्राइस। तो ये 5 फॉर्म्स होते हैं, यानी कि यहां पर चेंजेस ये हो रहा है। अब ध्यान से देखो क्या क्या चीजें चेंजेस होती है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड में क्या बोलता है कि जो डिमांड है वो जो क्वांटिटी तो चेंज हो गया लेकिन प्राइस एज इट इज हो गया। मतलब यहां पर प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो प्राइस है वो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो हमारा ऊपर और नीचे दोनों हो रहा है। इस वजह से जो यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो इन्फिनिटी होगा। क्या होगा सर? इन्फिनिटी। कैसे इन्फिनिटी होगा? तो आप सिंपल सा देख सकते हैं कि ऊपर में क्वांटिटी चेंज कितना हुआ, मान लो क्वांटिटी 10 बढ़ गया लेकिन प्राइस तो 0 है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो पहले में हमेशा इन्फिनिटी ही मिलेगा। दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है ना? दूसरा है परफेक्टली इनलास्टिक ऑफ डिमांड। इनलास्टिक ऑफ डिमांड वैसी डिमांड जिसमें प्राइस आप ऊपर कर दो चाहे प्राइस नीचे कर दो, डिमांड में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। मतलब यहां जो प्राइस है ये हमारा ऊपर और नीचे हो सकता है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब ये आंसर क्या देगा? ये 0 हमेशा देगा। तो यहां पर जो ईडी है वो क्या आएगा हमारे पास? 0। तो आपको क्या आता है वो भी ध्यान रखना है। कैसे समझते हैं? हमने क्या कहा? क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं है, क्वांटिटी में 0। अब नीचे में आप 10 रुपया बढ़ा दो या घटा दो, ये क्या आएगा? हमेशा 0 ही आएगा ना। अब डिवीजन करो, हमेशा 0 आएगा। तो ये क्या कहता है? परफेक्टली इनलास्टिक ऑफ डिमांड। ये हमेशा परफेक्टली इनलास्टिक होता है। ये दो आपको हमेशा याद रखना है। दूसरा है यूनिलिटरल इलास्टिक। यूनिलिटरल इलास्टिक, इसमें जो क्वांटिटी है और जो प्राइस है ये ऑलवेज इक्वल बदलाव होता है, इसीलिए इसका आंसर हमेशा 1 आता है। मतलब 10% का प्राइस में बदलाव हुआ है तो 10% का क्वांटिटी में भी चेंज होगा, तो कट छट के ये एक ही आ जाएगा हमेशा। तो इसमें क्या होगा? 10% का प्राइस चेंज हुआ है, 10% का मान लो हमारा क्वांटिटी में चेंज हो गया, तो भैया आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। दिस इज कॉल्ड हमारा यूनिलेटरल इलास्टिसिटी। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिटरी। नेक्स्ट है रिलेटिवली इलास्टिक। अब रिलेटिवली इलास्टिक क्या होता है? जिसमें हमारा जो ईडी है वो 1 से ज्यादा होता है। मतलब ये कि प्राइस में थोड़ा सा बदलाव ऊपर या नीचे की ओर हो और क्वांटिटी में ज्यादा हमें बदलाव देखने को मिले। मतलब जो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी है उसके कंपेयर में जो क्वांटिटी ऑफ इलास्टिसिटी उसमें बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का सिंपल सा अर्थ ये हुआ हमारा, चौथा मैं यहीं पर निकाल देता हूं। यानी कि जो हमारा क्वांटिटी है, मान लो जो प्राइस है वो सिर्फ 10% बदला है, लेकिन जो क्वांटिटी है उसमें 20% का बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। तो याद रखना ऐसे में हमेशा जो ईडी है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। जो ईडी है वो यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमेशा 1 से अधिक होगा। और रिलेटिव में बात किया जाए तो ये जो इनलास्टिक है, या फिर आप लास्टिक बोल सकते हो, इनलास्टिक बोल सकते हो, ठीक ना, ध्यान रखेंगे नाम को। तो इसमें जो होता है ये जस्ट रिवर्स होता है, इसका रिवर्स होता है। मतलब जो चेंज इन अ प्राइस है वो कहीं ज्यादा होगा चेंज इन अ क्वांटिटी से। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पर ले लूं, मैं यहीं पर ले लेता हूं, यानी कि प्राइस में चेंज हुआ है 10%, ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटी है उसमें सिर्फ और सिर्फ 5% बदलाव होता है। आंसर क्या आ जाएगा? 0.5। तो यहां पर हमेशा रखना कि ईडी जो है वो ऑलवेज 1 से कम ही आएगा। तो भैया ये 5 थिंग्स आपको याद रखने हैं अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो।
ठीक है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इसमें पहला पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड एनालिसिस, जो भी आप बोलेंगे। तो ये 5 थिंग्स भाई याद रहनी चाहिए। अगर ये 5 चीज भूल गए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, मैं लिख के देता हूं कि 2 नंबर तो चल जाएंगे आपके हवा में। तो 2 नंबर चाहिए। तो ये जो अभी मैंने बताया ना, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट लेके भी रख लेना, काम बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने साइड में अच्छे से सब चीज को समझाया और लिख भी दिया आपके लिए। राइट, समझ में आ गया? समझ में आया तो इसका आंसर दो। प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी फॉल एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज, व्हाट इज द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस ऑफ कॉमोडिटी गिर रहा है, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी गिर रहा है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। बताओ कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। यहां पर अभी जस्ट मैंने बताया, ये वाला चीज ध्यान से देख लो। ठीक है, अच्छा ये कैसे होगा? अगर मान के चलते हैं, एकदम सबसे आसान सा तरीका समझते हैं। प्राइस है मान लो मेरा 10 रुपया, और इस क्वांटिटी पर हम खरीदते हैं 100 यूनिट। तो कुल एक्सपेंडिचर कितना हो गया मेरा सर? टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 10 गुना 100 यानी कि 1000 रुपए। सर अब प्राइस जो है ना घट करके 9 हो गया है, 9 हो गया है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर बोल रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, मतलब ये जो क्वांटिटी है अब यहां से ज्यादा अमाउंट होनी चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि भैया हम लोग 1800 खर्चा कर रहे हैं अब, तो कितनी क्वांटिटी डिमांड करोगे आप? सर 200, 200 क्वांटिटी डिमांड करेंगे तब तो 9 दूना 1800 होगा। 9 गुना 200 1800। प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया हमारा। टोटल एक्सपेंडिचर कब बढ़ा? जब क्वांटिटी बढ़ा। अब प्राइस क्या हुआ था? प्राइस के कंपेयर में क्वांटिटी डबल हो गया। ध्यान से देखो, ये सिर्फ और सिर्फ 10% का बदलाव देखने को मिला, और इसमें सिंपली 100% का बदलाव देखने को मिल रहा है ना यहां पर। इसका मतलब कौन ज्यादा बढ़ रहा है? डेल्टा प्राइस के कंपेयर में डेल्टा क्वांटिटी ऑफ डिमांड। तो बताओ क्या है ये आंसर, क्या होगा? अभी जस्ट बताया था, ध्यान से देखो, ये देखो अभी जस्ट बताया हूं, ये चौथा नंबर, ध्यान से देखो, है ना, बताया था ना जस्ट अभी। तो भैया ढूंढो ना यहां पर, ये देखो। आई बात समझ में? इजी है ना, इसीलिए मैंने बोला वो याद रखोगे तो आप टोटली चीजें समझ पाओगे। तो वो पिक्चर याद होना जरूरी है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इवन सब बन सकते हैं अगर थोड़ी बहुत लॉजिकली अपने लगाए ना, सब बनेंगे। चलिए, स्टेटमेंट के आधार पर बताइए कौन सा करेक्ट है। ये 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, 1 2 3 और 4, 4 स्टेटमेंट है, बताएं विच वन इज करेक्ट। पहला क्या है? अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, अगर कॉमोडिटी की प्राइस में कमी आती है, ठीक है ना, काउज एन इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड नॉट, इंक्रीज ऑफ डिमांडेड नॉट डिमांड। ध्यान से देखिए दोनों का मतलब क्या है। किसी वस्तु की कीमत में गिरावट से मांग की गई मात्रा में वृद्धि होती है, ना कि मांग में। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? क्वांटिटी डिमांड में बढ़ गया, मतलब डिमांड में नहीं, मतलब देखो इसका मतलब ये हुआ, डिमांड का बढ़ना मतलब, डिमांड का बढ़ना मतलब हो गया नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ना। अगर हम डिमांड बढ़ने की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेन बेचता हूं, गिन करके 10 कस्टमर मेरे से खरीदते हैं, और प्राइस घटा तो वही 10 कस्टमर अब ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं। ध्यान समझो, ये पेन मैं बेचता हूं 100 रुपए में, 10 कस्टमर आते हैं मुझसे खरीदते हैं, हमेशा के कस्टमर हैं। अब 100 रुपए से मैंने दाम इसका 80 रुपया कर दिया, तो वही 10 कस्टमर आते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ पेन खरीदते थे, मान लो पहले 100 खरीदते थे, अब वो 110 खरीद रहे हैं। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। इसको क्या कहते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। लेकिन पहले 10 लोग खरीदते थे, लेकिन अब 12 लोग खरीदते हैं। तो जब हमारी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है कि मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते हैं, उसको हम लोग डिमांड बोलते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड के बारे में नहीं, डिमांडेड के बारे में बात होती है। थोड़ा सा अंतर है ना, तो ध्यान समझना है। मांग की गई मात्रा में वृद्धि, मांग में वृद्धि नहीं, मांग की गई मात्रा में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि नहीं होती। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है। अक्सर सबसे बड़ी मिस्टेक्स यही है बच्चों में समझने की, कि हम अपनी मांग बढ़ा रहे हैं, जो मांग की मात्रा है उसकी बात कर रहे हैं, मांग की बात नहीं कर रहे। मांग नहीं बढ़ाया मेरे भाई, ठीक ना, अंतर समझ रहे हो ना, ध्यान समझना। ये सब छोटी छोटी चीज समझोगे ना, इकोनॉमिक बच्चों वाला जैसा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? an increase in consumer income shift the demand curve rightward for normal goods। क्या है कि अगर किसी कस्टमर की इनकम बढ़ जाए, तो वो उसकी जो डिमांड है वो राइट और की ओर शिफ्ट कर जाती है।
किसको लेकर के भैया? नॉर्मल गुड्स को लेकर के। देखो बात तो बिल्कुल सही है, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्या गिफन गुड्स खाओगे? एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आपकी इनकम बढ़ती हो, अगर आपके पॉकेट में 10 रुपए हो, पॉकेट में 20 रुपए हो, आपको पेट भरना है, तो 20 रुपए में आप क्या खाओगे? समोसे खाओगे, आलू चॉप खाओगे, ब्रेड खाओगे, चाउमीन चिल्ली, शायद चाउमीन ही मिलेगा, चिल्ली वगैरह 20 रुपए में ना मिल पाए, उतना ही खाओगे, स्ट्रीट फूड दोगे। लेकिन अगर पॉकेट में आपके पास 500 रुपए रहे, क्या खाओगे? मस्त वाली जो भी आपको पसंद आएगा ना, स्ट्रीट फूड खाना तो स्ट्रीट फूड खाओगे, लेकिन क्वांटिटी खाओगे, जो दिल करेगा वो खाओगे। तो यहां पर क्या है कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो ऑफ कोर्स आप नॉर्मल गुड्स में ज्यादा अच्छा जाओगे। तो ये सही है ना? ये भी तो बिल्कुल सही है कि नहीं है? एकदम सही है दोस्त, कोई गलती ही नहीं है। अगला पॉइंट, अ रेज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट लीड, जो कि टू कंटेंट इन डिमांड, यानी कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है हमारा, उसकी कीमत में वृद्धि से मांग में संकुचन पैदा होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में बढ़ने से दूसरे गुड्स में ज्यादा डिमांड होता है। जैसे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो लोग आजकल ईवी खरीदना पसंद कर रहे हैं ना। तो भाई दूसरे में डिमांड बढ़ा ना, डिमांड में कमी नहीं हुई है, डिमांड में कमी नहीं है, लोगों ने सब्स्टिट्यूट पसंद किया है। ठीक है, ध्यान समझो। मांग में संकुचन हो जाना मतलब लोग खरीदना कम कर देंगे। लोगों ने खरीदना कम नहीं किया, लोग ज्यादा ही खरीद रहे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी छोड़ करके ईवी गाड़ी खरीदना शुरू कर दे रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलती है भाई, हमारा सही नहीं है। चेंज इन अ टेस्ट, अगर जो स्वाद है उसमें अगर बदलाव आ जाता है तो लीड टू शिफ्ट डिमांड कर, बात तो सही है। हाँ, इंसान ना टेस्ट पर काम करता है, अगर स्वाद बदल जाए तो दिक्कत है। जैसे कि कपड़े पहनने में पहले लोग इंडियन कपड़े पहनना पसंद करते थे, आजकल वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद करते हैं, है ना? सिंपल सी बात है, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा लगता है। मैं भी जो पहना वो भी वेस्टर्न कपड़े हैं, पहले धोती कुर्ता चला करता था हमारे, अगर इंडियन में आएंगे तो आजकल वेस्टर्न का समय आ गया है, थोड़ा सा जींस टॉप वगैरह पहनना पसंद करते हैं सब, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों कंडीशंस में। राइट? समझ रहे बातों को? चलिए बहुत अच्छी बात। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट भैया सही है वो बताइए। लॉ ऑफ डिमांड एज्यूम करता है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। ध्यान रखना कि हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड ये एज्यूम करता है कि इनकम जो है वो कंज्यूमर का कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी घटेगा या बढ़ेगा, है ना? घटेगा या बढ़ेगा, ये इनकम के बारे में नहीं बोलता। तो इनकम कांस्टेंट होना चाहिए, तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई टू गिवन गुड्स, सबसे पहले क्वेश्चन में ही देखा कि गिवन गुड्स में ये अप्लाई नहीं होता, सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा यही था, आपको याद हो तो। ठीक है ना? स्पेक्युलेटिव डिमांड, जो कि सपोर्ट द लॉ ऑफ डिमांड, जो सट्टा वाली मांग है वो नियम लॉ ऑफ डिमांड को समर्थन करता है। भैया सट्टा वाली चीजें कैसे करेगी इसको? वो तो लोगों के अंदर का लालच उनको लेकर के आता है। लॉ ऑफ डिमांड इज अ लॉन्ग रन फेनोमिना, लॉ ऑफ डिमांड लॉन्ग रन में काम करता है, नहीं, लॉ ऑफ डिमांड शॉर्ट रन के लिए बना हुआ है। लॉन्ग रन में तो हम क्वालिटी की बात करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड की बात करते ही नहीं है। तो ये भी काट दीजिए, तो एक और दो केवल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीज 8 to 12, क्वांटिटी डिक्रीज 50 to 30। आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, लेकिन आर्क मेथड को इस्तेमाल करते हुए। किसको इस्तेमाल करना है? आर्क मेथड। भाई बहुत बार पूछा गया आर्क मेथड है, देखो है कुछ नहीं, अगर मैं सिंपल सा फॉर्मूला लिख दूं ना तो आप लोग बड़े आराम से बना लोगे। इसमें ना जो चेंजेस है, मैं सिंपल सी मैं डेल्टा ही लिखूंगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि डेल्टा में थोड़ा सा चेंजेस बदल जाता है। यहां पर जो डेल्टा है ये क्वांट, ये डायरेक्टली फिगर को बताता है, नंबर ऑफ फिगर को लेकर चलना है, परसेंटेज फिगर को नहीं लेना है आपको। ठीक है ना? प्राइस 1 प्लस प्राइस 2 बटे में क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2, बस ये फॉर्मूला है। प्राइस में कितना बदलाव, क्वांटिटी में कितना बदलाव हुआ है? 50 से 30, यानी कि 20 का बदलाव। नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है। प्राइस में कितना बदलाव हुआ? 8 से 12, यानी कि 4 का बदलाव। प्राइस P1 प्लस P2, प्राइस 8 और 12 कितना हो गया? 20। क्वांटिटी 50 प्लस 30 कितना हो गया? 80। सिंपल सा, समझ में आया? P1 P2 मतलब प्राइस को दिखला रहा है, ये हमारा क्वांटिटी को दिखला रहा है।
ठीक है ना, काट छाट कर लीजिए, जो भी काट छाट करना है आपको। 0 से 0 कट जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 कट जाएगा हमारा, तो बच गया भैया कितना हमारे पास, 1/8। डिवीजन करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो पॉइंट है हमें वो समझना है, अब ध्यान से समझ लो, इसी पॉइंट पर जो हमारे पास काम आएगा उतना ही आएगा ना, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, रुक जाओ। 0.125 आएगा, सॉरी, 0.125। अब चूंकि ये सारी चीजें प्रतिशत में कवर अप होती है, चूंकि ये सारी चीजें प्रतिशत में कवर अप होती है और किसी चीज में नहीं होती है, तो अगर मैं पूरी चीजें प्रतिशत में कवर करनी है तो सिंपली आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1.25। सो आंसर नंबर सी। क्यों? क्योंकि प्रतिशत में ही बदलाव होता है, यहाँ पर डेल्टा हमने यूज किया तो ये पूरे पूरा प्रतिशत में ही काउंटेबल है, बस तरीके बदल दिए मैंने आपके लिए, आसान बना दिया है इसको, आर्क मेथड को। और ठीक है, समझ में आ गया, चीजें क्लियर है? चलो भाई, आजकल ना जिस तरह से अभी यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है 3 तारीख को, ध्यान रखो कि भाई पढ़ना तगड़ा होगा आपको। चलो जल्दी से बताओ, इसका मैच आउट करो फटाफट, फटाफट मैचिंग करो इसको। इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, ड्राइव डिमांड और कंपोजिट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड वो होता है जो डिमांड ऑफ ऑल कस्टमर्स, जो कस्टमर्स डिमांड करते हैं, तो ए का तो 3 हो जाएगा। ए का 3 कहाँ गया भैया, इसको काट दीजिए खड़े खड़े, ये तो कट गया। मार्केट डिमांड मतलब, मार्केट डिमांड का मतलब, ए का 4, ओ नहीं, यहाँ पर मैंने उल्टा कर लिया भाई, मार्केट और इंडिविजुअल, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा स्टेक है। इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड बाय वन कस्टमर, सॉरी मैंने वो चीज ध्यान नहीं दिया। और डिमांड, मार्केट डिमांड का मतलब डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर, ये उल्टा मैंने कर दिया था। अच्छा, आंसर नंबर डी है, जिसको मैंने काटा था वही था आंसर, बताओ, ये तो दिक्कत हो गया। कंपोजिट डिमांड की बात करें तो कंपोजिट डिमांड मतलब जो डिमांड इन अ इनपुट, जो कि हमारे कंपोजिट मतलब जो हमारे डिमांड में इनपुट में क्रिएट होता है उसको दिखलाता है, और जो हमारा डेरिवेटिव ड्राइव्ड की बात करूं तो ड्राइव्ड वो डिमांड है जो कि मल्टीपल यूजर्स के द्वारा क्रिएट होता है। अरे यार, यहाँ पर सब उल्टा का है भाई। भाई यहाँ ऑप्शंस गलती है, यहाँ पर ऑप्शंस के आधार पर हम नहीं चल सकते हैं, रुको 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 रुको, यार ये ऑप्शंस गलती है, मैं ऑप्शंस के चक्कर पे पड़ रहा हूँ, फालतू में ऑप्शन के चक्कर में पड़ रहा हूँ। ऑप्शंस को छोड़ो, मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, ज्यादा अच्छा है। इंडिविजुअल डिमांड हमारा बाय वन कस्टमर, मार्केट डिमांड ऑल कंज्यूमर, कंपोजिट डिमांड जो कि एक मल्टी यूजर्स के द्वारा जो प्राप्त होता है वो, और जो हमारा डिराइव्ड है वो बेसिकली डिमांड इनपुट को दिखलाता है। भाई इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शंस नहीं है, तो ए का हमारा आ जाएगा 4, बी का हमारा आ जाएगा 3, सी का हमारा आ जाएगा 1, और डी का हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, प्राइस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट और टेस्ट एंड प्रेफरेंस। चलिए जल्दी से बताइए। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी कैसा आता है? प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इनवर्स रिलेशन को दिखलाता है ना, बिल्कुल सही बात है भैया, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इनवर्स रिलेशन को दिखलाएगा हमारा। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर कैसा होता है, जो कंज्यूमर का इनकम होता है वो डिमांड कर्व के आधार पर काम करता है, डिमांड कर्व हमेशा उसके आधार पर लोगों की इनकम रेडी होती है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस की बात किया जाए तो ये डायरेक्टली रिलेशनशिप हमारा आता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है किससे, दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स से डायरेक्टली आता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करूं तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देखो यहाँ पर डिमांडेड की बात हो रही है, डिमांड की बात नहीं हो रही है, तो लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस बदलती है तो लोग दूसरे न्यू गुड्स में जाते हैं। डिमांडेड का मतलब सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं न्यू आइटम्स में शिफ्टेड होना। सो डी नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट, गिफन गुड्स,
वेलमेन गुड्स, स्पेक्यूलेशन और हमारा इग्नोरेंस। वेबलेंस के सिंपल सा मतलब होता है लग्जरी गुड्स। जो लग्जरी गुड्स होती है उसको हम लोग वेबन बोलते हैं। तो लग्जरी गुड्स क्या होती है? लग्जरी गुड्स वो होती है जो हमारे लिए स्टेटस का काम करती है। आपने देखा ना, लोग आईफोन आईफोन को लोग लग्जरी फोन मानते हैं। और आपने लोगों को देखा होगा फोन खींचते हैं फोटो, तो ऐसे करके फोटो खींचते हैं मिरर के सामने। यहाँ एप्पल का लोगो दिखाना पसंद करते हैं। देखा ना फोटोज, एक नहीं हजारों का देखा होगा। अपने दोस्त यार होंगे तो घबरा मत, मेरा एप्पल का नहीं है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। एप्पल यूज करके देख चुका हूँ, माँ घटिया फोन है। एंड्रॉयड में जो मजा है, जो कि हम लोग इंडियन है ना, तो बहुत सारे फीचर्स हमें फ्री वाले मिल जाते हैं, जो कि एंड्रॉयड में मिलता है भाई, आईफोन में नहीं मिलती है। आईफोन रखने के बाद भी मुझे एंड्रॉयड रखना पड़ता था, वो बहुत बड़ा सरदर्द था, तो इसीलिए मैंने उससे मुक्ति ही पा ली है। ठीक, वो बहुत बेकार है। तो स्टेटस नहीं चाहिए, स्टेटस मेरा ऐसे ही है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज है कि जो लग्जरी गुड्स है वो स्टेटस वाला काम करता है। तो बी का वन किसमें है भैया? इसको इसको काट दो, चलो बच गया। ठीक है ना। स्पेक्यूलेशंस कहाँ काम करता है? तो स्पेक्यूलेशन जो है वो, अगर आप सिंपल सा ध्यान से देखेंगे, हम्म, हाँ, एक्सपेक्युलेशन जो है वो फ्यूचर प्राइस रेस की बात करती है। स्पेक्युलेशंस कहाँ काम करते हैं? जहां हमारा फ्यूचर में हमारा जो प्राइस है वो बढ़ने वाला हो, तभी तो हम जुए जुए लगा रहे हैं ना, कि हाँ भैया 10 लगाया अगले दिन 100 हो जाएगा, वो है कि नहीं? तो ये चीजों को दिखलाने के लिए काम करता है। तो सी का फोर किसमें है? सी का फोर इसमें नहीं है, इसको भी काट दो, ये सही हो गया हमारे पास। तो अगर इग्नोरेंस की बात किया जाए तो लैक ऑफ प्राइस नॉलेज, जहां पर हमारे पास प्राइस की नॉलेज नहीं होती है उसको लैक ऑफ बोल सकते हैं। और गिफ एंड गुड्स इज ऑल्सो नोन एज इंफीरियर गुड्स। सो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, इफ प्राइस इंक्रीज, अगर प्राइस इंक्रीजेस होता है एंड टोटल रेवेन्यू ऑल्सो इंक्रीज, तो डिमांड इज, तो डिमांड क्या होगा? प्राइस इंक्रीज हुई, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुई, तो कैसे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा? सबसे आसान तरीका है, कैलकुलेशंस करके देखते हैं, चलिए। मतलब अगर मान लेते हैं प्राइस था पहले से 100 रुपए, और जो क्वांटिटी डिमांड हो रही थी वो भी थी 100 रुपए, तो जो रेवेन्यू आ रहा था वो इन दोनों को गुना करके आ रहा था। ठीक है ना। मतलब प्राइस गुने में क्वांटिटी, कितना आया सर? 10,000 की रेवेन्यू आ गई। प्राइस घट करके हो गई 90 रुपए। ठीक है। क्वांटिटी बढ़ करके हो गया सपोज 130 रुपए। तो रेवेन्यू कितनी बढ़ी हमारी? तो 90 और 9 × 27, 111,700। तो रेवेन्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी? यहां पर क्या दिखा कि जो चेंज इन अ प्राइस है उसके कंपेयर में चेंज इन अ क्वांटिटी है वो ज्यादा है। मतलब ईडी वहां पर एक से ज्यादा है। ईडी जो है वो एक से ज्यादा है। उल्टा बना दिया मैंने पिक्चर। ठीक है, ईडी जो है वो एक से ज्यादा है। ठीक है। अब बताओ ये क्या है? परफेक्ट इलास्टिक है, इलास्टिक है, यूटरली हमारा यूनिटरी है, या इनलास्टिक है? क्या है? अभी जस्ट बताया था ना, 4 पिक्चर याद, 5 पिक्चर याद करने के लिए। इनलास्टिक है मेरे भाई, इसलिए मैंने बोला था वो पिक्चर याद रखो। वो पिक्चर याद है, फॉर्मूला याद है, वो बना क्या है वो याद है, सब कुछ याद हो जाएगा, दिमाग में सब कुछ चलेगा। छोटी चीजें ध्यान रखनी है। और अगेन फिर से बता दो, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है कर लो बॉस, क्योंकि 29 मार्च से आपका एग्जाम है। ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों कवर होने वाले हैं। और अभी तो मैं इसमें स्पेशल मैराथन लेके आने वाला हूं, जो कि स्पेशली मैं लेके आने वाला हूं। देखो, आपकी जेट में बहुत सारे टीचर्स हमारे पढ़ा रहे हैं, 3-4 टीचर्स आपको इसमें पढ़ाएंगे। मैं पढ़ाऊंगा, मेगा मैम पढ़ाएगी, पूजा मैम पढ़ाएंगे। ठीक है ना। और भी 1-2 टीचर्स हैं, वो भी आपके पेपर 1 वगैरह में रहेंगे। तो बहुत सारे टीचर्स हमारी टीम है, लेकिन स्पेशल मैराथन्स वो मैं लेके आ रहा हूं, जो कि आपके लिए तगड़ा होने वाला और रामबाण बनने वाला है। सो डोंट बी फॉरगेट, नहीं किया तो कर लेना जा करके सब्सक्राइब। ठीक है। चलो, असेसन और रीजंस भाई भर भर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जम के अच्छे से प्रैक्टिस करो। चलो क्या है देखते हैं। फर्म्स ऑपरेटिंग अंडर अ परफेक्ट कॉम्पिटिशंस आर प्राइस टेकर। प्राइस टेकर, प्राइस मेकर, प्राइस क्रिएटर, भाई ये अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है ना। तो क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशंस के तहत में जो फर्म है वो प्राइस टेकर का काम करती है। प्राइस टेकर मतलब भैया हम 100 में बेच रहे हैं, ये पेन पूरे बाजार में 100 में बिक रहा है, हम आएंगे तो कितने में बेचेंगे?
110 में बेचेंगे, आप खरीदेंगे? आप बोलेंगे नहीं सर, बगल में वाला में 100 में मिलता है, वहां से खरीदेंगे, सेम पेन तो है। तो मुझे अगर बेचना है तो मुझे इसको कम में बेचना होगा, इधर 100 में या उससे कम में बेचना। तो आई एम नॉट अ प्राइस मेकर, आई एम प्राइस टेकर। मैं टेक कर रहा हूं उस प्राइस को। ठीक है, रीजन क्या है? इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर आर नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर, बहुत सारे, दे आर बहुत सारे नंबर्स ऑफ बायर और सेलर है, बहुत सारे नंबर ऑफ बायर और सेलर दोनों भरे हुए हैं। एंड द प्रोडक्ट आर ऑफ होमोजीनियस, मैंने कहा कि ये पेन सेम है, सब जगह मिलती है, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट है। ठीक है ना, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर एनी सिंगल फर्म, कोई भी ऐसा फर्म सिंगली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है मार्केट को, क्योंकि यूनिकनेस तो है ही नहीं प्रोडक्ट में, सब तो एक ही है। दैट्स वाई ये प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। और ये परफेक्ट एग्जांपल है, ना केवल दोनों सही है बल्कि परफेक्ट रीजन बता रहा है क्यों प्राइस टेकर है। सो ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगेन, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक यूनिट बढ़ाने पर कॉस्ट में जो बदलाव होता है, उसी तरह से एक यूनिट बढ़ाने पर रेवेन्यू में क्या बदलाव होता है। अगर दोनों इक्वल है, एमसी और एमआर अगर इक्वल है, फर्म मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, यानी कि अगर किसी जगह पर हमारा एमसी इक्वल टू एमआर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट करेगा। क्या ये सही है? 100% ट्रू है, बिल्कुल फर्म ऐसा ही काम करता है। क्यों करता है, रीजंस देखते हैं। एट दिस पॉइंट एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट इक्वल टू द एडिशनल रेवेन्यू गेन्ड, यानी कि हमने जैसे ही एक एडिशनल कॉस्ट लगाया, हमारा कॉस्ट बढ़ा और उसी के आधार पर हमारा रेवेन्यू भी बढ़ गया। सो प्रोड्यूसिंग मोर लेस वुड बी रिड्यूस अ टोटल प्रॉफिट। तो यहां पर जैसे ही हम अपना प्रोडक्शन से ज्यादा करते हैं और कुल प्रॉफिट, जो कुल प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, भले ही हमारा रेवेन्यूज बढ़ जाता है। यहाँ पर रेवेन्यू की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना, यहाँ पर हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेवेन्यू की बात करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बताता है ये भी। समझ में आ गया? प्रॉफिट अलग है, रेवेन्यू अलग है दोस्त। डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स इज जनरली मोर इलास्टिक देन डिमांड फॉर नेसेसिटी, यानी कि जनरली बोला जा रहा है जो लग्जरी गुड्स है वो मोर इलास्टिक देन डिमांड फॉर नेसेसिटी के आधार पर, यानी कि लग्जरी सामान की मांग आमतौर पर जरूरी चीजों की मांग से ज्यादा इलास्टिक होती है। बात तो सही है, सोने की कीमत आप देख लो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन लोग खरीदने की रुचि उतनी ही बढ़ते जा रही है, क्योंकि वो लग्जरी आइटम है, वो नॉर्मल आइटम नहीं है। सो ये तो बिल्कुल सही बात है ना। क्यों है ऐसा, देखते हैं, चलिए रीजंस पढ़ते हैं। कंज्यूमर कैन इजिली, यहां पर पोस्टपोन और अवॉइड अ परचेसिंग अ लग्जरी आइटम व्हेन प्राइस रेज। बात तो सही है कि ज्यादा प्राइस हो जाने पर लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर करने की क्षमता होती है। जैसे सोने की प्राइस बढ़ रही है, लोग डिमांड भी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हर लोग नहीं कर रहे हैं, ध्यान समझना, यहाँ पर हर कोई नहीं कर रहा है, जिनकी कैपेसिटी है वो। लेकिन अगर क्या नेसेसिटी गुड्स में आप इसको इग्नोर कर सकते हैं क्या? आप इग्नोर कर सकते हैं क्या? नमक की कीमत बहुत बढ़ जाए, नमक खाना छोड़ दोगे? नहीं सर, कभी हो ही नहीं सकता है। चावल की कीमत बहुत बढ़ जाए, आप छोड़ दोगे खाना? नहीं सर, आप कम कर सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं, आपको खरीदना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सो ये भी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, जल्दी से ये बताइए। डिमांड फॉर लेबर, जो लेबर का डिमांड है वो ड्राइव डिमांड है, ठीक ना, यानी कि जो श्रम की मांग है वो एक बोल सकते हैं व्युत्पन्न मांग के तौर पर होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि वो नेसेसिटी, यानी कि बोल सकते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, बस वहीं पर आकर के रुक जाता है और उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कंपोजिशन डिमांड अराइज व्हेन कमोडिटी हैज अ मल्टीपल यूजर, जब हमारे पास मल्टीपल यूजर्स होते हैं तब हम कंपोजिट डिमांड देते हैं। अभी जो कुछ देर पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, जो मैचिंग वाला क्वेश्चन था ना, उसमें डिस्कस किया था, और बिल्कुल ये भी सही है, दोनों वहीं से लेके भाई वहीं से बना हुआ है, ध्यान से देखो। ज्वाइंट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स को डिमांड गुड्स से कैसे जोड़ सकते हो भैया? हाँ, मल्टीपल यूजर से मल्टीपल गुड्स को आप जोड़ोगे तो समझ में आता है, ये तो ऐसे भी नहीं चलेगा। इंडिविजुअल डिमांड एग्रीगेट ऑफ ऑल कस्टमर, भैया इसको मार्केट डिमांड बोलते हैं, नॉट अ इंडिविजुअल डिमांड, इसको मार्केट डिमांड बोलते हैं, इसको मार्केट डिमांड बोलते हैं। सो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, है ना।
अगेन फिर से स्टेटमेंट है, जल्दी से बताइए कौन सा करेक्ट है। देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आप देखोगे ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, असेसन रीजंस वाले क्वेश्चन है, मैचिंग वाले क्वेश्चन है, ऑर्डरिंग वाले क्वेश्चन है। अभी ऑर्डरिंग वाले क्वेश्चन भी दूंगा, डोंट वरी। 3 क्वेश्चन ऑर्डरिंग वाले भी लाया हूं, तो उसमें भी मजा आएगा। चलो जल्दी से बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है हमारा इनमें से। चलिए देखते हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इज काउज्ड बाय चेंज इन अ प्राइस अलोन। डिमांड कर्व के साथ का मूवमेंट सिर्फ कीमत के बदलाव के कारण होता है। बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड में यही है कि प्राइस के बदलने पर क्वांटिटी डिमांड बदलता है, क्वांटिटी डिमांड से प्राइस नहीं आता, ध्यान समझना। पहला इफेक्ट प्राइस में होता है, तब जाकर के क्वांटिटी में बदलाव होता है। सो प्राइस पर डिपेंडिंग है, हमने पढ़ा यही है, और आगे नहीं देखना है हमें इसमें। A shift in a demand curve represent change in a quantity demanded. Shift in a demand curve present in the change in a quantity demand, not a demanded. Demanded का मतलब शिफ्ट इन डिमांड कर्व रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ, क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही बात है। सॉरी, डिमांडेड को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर दो इसको। डिमांडेड और डिमांड का अंतर मैंने समझाया। डिमांड मतलब जहां पर हम नए कस्टमर्स बढ़ाते हैं, डिमांडेड का मतलब क्वांटिटी बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इंक्रीज इन डिमांड शिफ्ट द डिमांड कर्व राइटवर्ड। इंक्रीज अगर डिमांड होता है तो जो डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ हमारा राइटवर्ड में शिफ्ट होता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है हमारा। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इन डिमांड शिफ्ट द डिमांड कर्व डाउन स्लोप अलोंग द सेम कर्व। सेम कर्व नहीं होता भैया, राइट की तरफ जाता है, लेकिन डाउनवर्ड तो होता है, तो ये थोड़ा सा एरर है, लेकिन हाँ सही भी है। सो 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, अगेन फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से बताएंगे। डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स डिक्रीज विथ रेज ऑफ इनकम। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्या आप घटिया गुड्स खाएंगे? अभी जैसे कि मैंने कहा आपको जस्ट कुछ देर पहले, अगर 20 रुपए में पेट भरना हो और 500 रुपए में पेट भरना हो तो आप दुकान चेंज कर लेते हैं। दुकान चेंज करते हैं कैसे? देख करके, उसकी क्वालिटी देख करके, ठीक है ना। इनकम इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर नॉर्मल गुड्स। हाँ, नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, क्योंकि इनकम ज्यादा होगी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि नॉर्मल गुड्स की प्राइस नॉर्मल होती है, वहां पर डिमांड ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। फॉर अ गिवन गुड्स, यानी कि नॉर्मल गुड्स की बात हो रही है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज अ स्ट्रॉन्ग देन इनकम इफेक्ट। क्या बोला जा रहा है? गिवन सामान में जो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है वो इनकम इफेक्ट से ज्यादा मजबूत होती है। नहीं भाई, सब्स्टिट्यूट में ये ज्यादा होती है, गिवन में ज्यादा नहीं होती, क्योंकि गिवन तो यार खुद ही सस्ता है, ठीक है। वहां पर डायरेक्टली लोग की इनकम बढ़ेगी, लोग गिवन गुड्स खरीदना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। पैसे ज्यादा होंगे, लोग घटिया गुड्स नहीं खरीदेंगे, अच्छी गुड्स खरीदते हैं, ये तो खत्म ही हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट है, जो हमारा एंगल कर्व है, इज अ नॉर्मल गुड स्लॉप डाउनवर्ड्स। ये डाउनवर्ड की ओर आता है, बिल्कुल सही बात है, जो कि लॉ ऑफ डिमांड का बेसिक्स पार्ट है। तो 1, 2 और 4। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेप्स जो कि अचीव अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, मतलब पहले कौन बाद में कौन, आपको उसमें लगाना है, निम्नलिखित को सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। चलिए जल्दी से बताइए, अचीविंग द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में इसको लगाइए फटाफट, चलिए जल्दी जल्दी लगाएंगे इसको। अच्छा, सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या 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 पॉइंट है हमारे पास? बजट है सबसे पहला, कि हम बजट को एक लिमिट में रखेंगे। इनडिफरेंस मैप है, इनडिफरेंस मैप का मतलब हो गया हमारे पास, जो कर्व है वो नीचे की ओर चलने वाला होता है, वो बताया जा रहा है हमारे पास। दूसरा मतलब इनडिफरेंस मैप जो कि उदासीनता, उदासीनता का मतलब हो गया कि हम ज्यादा खाएंगे तो उब जाते हैं, होता है ना, किसी चीज को अगर आप ज्यादा कंज्यूम करोगे तो उबने नहीं लगते हो। अगर अब आपको बहुत चीज, कोई चीज बहुत पसंद है, लेकिन सुबह शाम दोपहर रात वही खिलाओ, क्या आप खाओगे? 10 दिन वही खिलाओ, खाओगे नहीं, बोर हो जाओगे, उब जाओगे, आप इरिटेट होगे। तो इसलिए इनडिफरेंस होता है, मतलब उदासीन होता है। हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व की बात हो रही है, और पॉइंट ऑफ टेंडेंसी बिटवीन द बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, इसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो हमारा बजट आएगा,
इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरा, ये हमेशा गिरता हुआ रहेगा, ये भी सही बात है। अ पॉइंट ऑफ टेंडेंसी बिटवीन बजट लाइन और आईसी। हाँ, दूसरा चीज है कि हमारे पास बजट कितनी है और हमारा आईसी कितना, हम उसको देखते हैं और वहां पर हम उसके हिसाब से रुकते हैं। मतलब जहां पर हमारे पास आप बोल सकते हो प्राइस और जो यूटिलिटी इक्वल होती है वहां रुकते हैं। तो हाँ, ये तो सही बात होगी। देन फिर हमारे पास ये होगा, क्योंकि हम हाईएस्ट वहां पर जाकर रुक जाते हैं। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये रहा सी नंबर, है ना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के आधार पर इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले समझते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या चाहिए। सबसे पहले तो ये समझना आपको जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, मान लो मैं ये पेन बनाता था, ठीक है। इसमें बनाने के लिए 2 इंसान की जरूरत है, बट अभी फिलहाल मेरे पास एक लेबर है, वो काम कर रहा है। तो लेबर काम कर रहा है, दिन भर में 10 पेन बनाता है। एक लेबर काम करता है, दिन भर में 10 पेन बनाता था वो, ठीक है। बहुत ज्यादा घूमना पड़ता था, हेक्टिक होता था। तो जैसे ही मैंने एक और लेबर कर दिया, एक तो पहले से था, मैंने एक और उसमें ऐड ऑन कर दिया, तो अब एक 10 था तो दोनों मिलकर 20 होना चाहिए था, लेकिन 20 की जगह में वो लोग 25 पेन बनाने लगे। मुझे लगा बहुत अच्छी बात है भाई। मैंने बोला कि चलो यार, दो तो हो गए, एक और मैं जोड़ देता हूँ। तो अब देखा जाए तो 35 होना चाहिए था, लेकिन 35 की जगह में मान लो वो 38 पेन बनाने लगे। मुझे लगा बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। मैंने बोला यार एक और जोड़ देता हूँ, एक और लेबर ऐड ऑन कर देता हूँ, अच्छी बात है। हाँ, एक लेबर और आया, तो 48 में वो लोग 50 पेन बनाने लगे, ये भी अच्छी बात है। मतलब मैं लेबर्स बढ़ा रहा हूँ और वो मेरा जो प्रोडक्शन है ना, वो बढ़ते जा रहा है एज पर रेशियो, ठीक है ना। अब फिर मैंने सोचा कि यार लेबर तो अच्छे हो गए, चलो एक और लेबर लगा लेता हूँ। तो लेकिन अब जो लेबर है ना, वो चूंकि अब ज्यादा लेबर हो गए, अब मान लो स्पेस तो आपके पास उतनी ही बड़ी है, अब लेबर अब बढ़ाते जाओगे तो लेबर उस जगह में कंजेस्टेड हो जाएंगे, बकैती करने लगेंगे, टाइम पास करने लगेंगे। तो अब जो लेबर है ना, वो उतनी ज्यादा इफिशिएंसी नहीं दिखा रहे, क्योंकि ओवर एम्प्लॉय होते जा रहे हैं आपके पास में, ठीक है ना। तो जो 60 होना चाहिए था, अब 60 की जगह में एक लेबर बढ़ाने पर सिर्फ 55 रह गया, ठीक है। 55 पेन बना रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये लेबर वाला केस है और इधर से आउटपुट ले लूं, ठीक है, तो ये शुरू में यहां से ऐसे ऐसे चलता है और बाद में फिर ऐसे ऐसे जाकर के ऐसे ऐसे होने लगता है, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेज में हमें इंक्रीज रिटर्न मिलता है, ज्यादा रिटर्न मिलता है। सबसे पहले स्टेज में हमें ज्यादा रिटर्न मिलता है। दूसरे में ये गिरना शुरू होता है, क्योंकि गिर रहा है फिर नेगेटिव चला जाएगा। दूसरे में गिरना शुरू होता है, देन फिर नेगेटिव में चला जाता है। तो 3 1 2 दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। समझ में आ गया? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या चाहिए वो भी समझा दिया, क्वेश्चंस भी समझा दिया। आ गई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस को डिटरमाइन करना है इन शॉर्ट रन। ध्यान से रखना, शॉर्ट रन में हमें सिर्फ प्राइस को डिटरमाइन करना है। 4 स्टेजेस हैं, सबको अरेंज कीजिए। किसी भी गुड्स की प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी? किसी भी गुड्स की प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी? तो जहां पर फर्म हमारा एम आर और एम सी इक्वल हो, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये हमारे प्रॉफिट को, रेवेन्यूज के लिए काम करता है, ठीक है ना। अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था हमने। मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, ये डिटरमाइन करते हैं प्राइस को। बिल्कुल सबसे पहला पॉइंट तो मुझे लगता है कि यही होगा, क्योंकि मार्केट की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। अगर डिमांड करने वाले 10 लोग हैं, सप्लाई करने वाले 20 लोग हैं, प्राइस गिर जाएगी। डिमांड करने वाले 10 लोग हैं, सप्लाई करने वाला एक बंदा है, प्राइस बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो प्राइस वहीं से आ जाता है भाई। फर्म एक्सेप्ट अ मार्केट डिमांड डिटरमाइंड प्राइस। जो फर्म है, जो बाजार है, जो फर्म के बाजार द्वारा वो कीमत स्वीकार की जाती है। बिल्कुल सही बात है, जो फर्म है वो प्राइस को देखते हुए काम करता है कि प्राइस टेकर है या मेकर है, वो उसके आधार पर काम करता है। तो ये भी पॉइंट सही है क्या? यहाँ ये दूसरा पॉइंट में आ जाएगा अगर दोनों को देखा जाए तो। फर्म जो है वो डिसाइड करता है आउटपुट लेवल, और एमसी नहीं, ये तीसरा में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा ये रेवेन्यू और मार्जिन को दिखलाएगा जब प्राइस सेटअप हो गया तो। और अब उसके आधार पर हमारा आउटपुट लेवल तय होगा, तो ये चौथे नंबर में आएगा। तो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो हुए हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त। 20 में से आप लोगों ने कितने स्कोर किए कमेंट करके जरूर बताएं। और याद रखिएगा कि 29 मार्च को आपका एग्जाम होना है भाई। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लो, जितने अच्छे से करना है कर लो, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलने वाले हैं। और टिक टॉक घड़ी स्टार्ट हो गई है दोस्त।
सिर्फ 3 महीने का समय है और इस 3 महीने में भूलना नहीं। और अभी आप चाहे तो 4 मंथ्स के लिए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और सिर्फ 3500 रुपये आपको लगेगा। ये 4499 मतलब 4500 भी आपको नहीं लगेगा। 4500 12 महीने के लिए है और 4400 4 महीने के लिए। आपको जो भी इनरोलमेंट लेना हो डेफिनेटली ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलता हूँ फिर नेक्स्ट सेशन में। प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।